नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीएफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। ये सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट माना जाता है रिस्क फ्री और लिमिटेड रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। अभी रिसेंटली बहुत चेंजेस आए हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। स्पेशली बजट में 2.5 लाख तक की लिमिट इंट्रोड्यूस की गई है टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। अभी रिसेंटली 5 लाख की टैक्स लिमिट की भी बात हुई है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे ये 2.5 लाख की लिमिट क्या है, ये 5 लाख की लिमिट क्या है, और अभी रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं इससे हम सबको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। हम पहले समझते हैं पीएफ होता क्या है, प्रोविडेंट फंड होता क्या है। तीन तीन कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं हम: एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। पहले दो हैं वो एक तरह से मैंडेटरी हैं, वो लीगल रिक्वायरमेंट है। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी के समय डिडक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को अपने हिसाब से पे करना पड़ता है, जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। तो अगर हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो 12% ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये सिर्फ बेसिक सैलरी और डीएस पे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल सीटीसी पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरह जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए कट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है, ये इस कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए भी चला जाता है। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं 12%, उसका एक पोर्शन पेंशन फंड के लिए चला जाता है और एक पोर्शन पीएफ में चला जाता है। और जो तीसरा है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस पेज पे। जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉई अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करता है ओवर एंड अबव एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। और अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय 88% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 100 रुपये है तो 12 रुपये तो उसको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयर अपने आप काट लेगा, और जो बचा 88 रुपीज़ है एम्प्लॉय चाहे तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकता है पीएफ फंड में। अगर हम ओवरऑल एक एग्जांपल के साथ देखें सैलरी स्ट्रक्चर, अगर किसी की सैलरी 5 लाख है और उसमें बेसिक सैलरी जो है वो 2 लाख है, बाकी 1 लाख एचआरए और 2 लाख स्पेशल अलाउंस है, तो जो पीएफ की कैलकुलेशंस है वो सारी 2 लाख रुपए पे होगी। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो 12% 2 लाख का 24,000 रुपये बनता है, लेकिन उसका एक पोर्शन 15,000 रुपये वो पेंशन फंड के लिए चला जाएगा और बचा 9,000 रुपये वो पीएफ अकाउंट में चला जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% 2 लाख का 24,000 रुपये होता है, और जो मैक्सिमम वीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय डाल सकता है वो 1,76,000 है। और लास्ट में अगर आप देखें एम्प्लॉयर पेंशन कंट्रीब्यूशन, जिसकी हमने पहले बात की, तो 8.33% ऑफ 15,000 रुपये मैक्सिमम सैलरी मानी जाती है पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए। 8.33% ऑफ 15,000 इंटू 12 पूरे साल का अगर देखें तो 15,000 रुपये मैक्सिमम जो है वो पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। अगर एम्प्लॉय चाहे तो बेसिक सैलरी जिसकी 2 लाख है वो 2 लाख रुपए का टोटल पीएफ में इन्वेस्टमेंट उसका 2 लाख से ज़्यादा, इनफैक्ट अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पेंशन हटा दें तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 24,000, वीपीएफ 1,76,000, और इसके अलावा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो अलग से है। इस तरह से ये प्रोविडेंट फंड वर्किंग काम करती है। ध्यान देने की बात ये है कि पहले जो 2 कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी होते हैं जनरली, और जो तीसरा है वॉलंटरी वो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से करता है। एम्प्लॉय के पास चॉइस होती है वो यहाँ कंट्रीब्यूट करे या वो बाकी अन्य जगह, बाकी और जगह इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर। अब हम देखेंगे पीएफ को बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों माना जाता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो जो लिमिटेड, अगर आप देखेंगे लिमिटेड रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्पेशली जो फिक्स्ड इंटरेस्ट पेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उनसे अगर कंपेयर करें तो पीएफ के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे 4 से 6% रिटर्न मिलता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड में 8.5% रिटर्न मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट पे लिमिटेड टैक्स बेनिफिट है। ज़्यादातर फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट आता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, पीएफ पे कोई टैक्स नहीं लगता है। अभी जो चेंजेस हुए हैं उनकी बात करेंगे, बट ज़्यादातर केसेस में पीएफ पे टैक्स नहीं लगता है। बहुत ही लिमिटेड रिस्क है, गवर्नमेंट बैक्ड है प्रोविडेंट फंड। आपका जो प्रिंसिपल है उसको रिकवर
उसकी रिकवरी रिस्क नहीं रहती है। 5 साल का लॉक इन है पीएफ का। अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें, जो कि पीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट है, तो उसमें जो टैक्स बेनिफिट है उसको ट्रिपल ई बेनिफिट कहा जाता है। बहुत ही रेयर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है। जब पीएफ में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C के अंडर में हमको बेनिफिट मिलता है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पीएफ पे जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो भी टैक्सेबल नहीं होती है, और मेच्योरिटी पे भी पीएफ पे टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो अगर हम इन तीनों बेनिफिट को देखें टैक्स स्टैंड पॉइंट से, तो ऐसे बहुत कम और बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे ये तीनों टैक्स बेनिफिट एक साथ मिलते हैं। जनरली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो मैंडेटरी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स को मिस कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस है। पीएफ कितनी वेल्थ बना सकता है हमारी, अगर वो देखना है तो अगर 5,000 रुपये हर महीने हम इन्वेस्ट करें ओवर एंड अबव हमारा जो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, और 8.5% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट देखें, तो 10 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट फंड है वो 9,30,000 रुपये हो जाता है। 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते हैं साल के 60,000 के हिसाब से, और 3,30,000 इंटरेस्ट होता है। बट जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप 20 साल का टाइम पीरियड देखें तो आपने सिर्फ 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट फंड 30 लाख रुपए के आसपास हो गया होगा। और अगर 30 साल का टाइम फ्रेम देखें तो आपने 18 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो करीब 78 लाख रुपीस हो गया होगा। सो ऑलमोस्ट आपका जो कॉर्पस बना उसमें 77% इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया, इन्वेस्टमेंट सिर्फ 18 लाख का था। सो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मैंने इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं, कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा इंटरेस्ट देता है, तो ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड आपका रिटर्न मल्टीप्लाई होता है। अगर हम इसी को फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें रिटर्न से, तो 30 साल में जो करंट एफडी रेट है उसके हिसाब से आपकी 18 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 30 साल में हर महीने 5,000 के हिसाब से, तो आपका इन्वेस्टमेंट फंड सिर्फ होगा 41 लाख रुपीज, 41 लाख रुपए होगा। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है अगर आप एक लंबा टाइम पीरियड देखेंगे इन्वेस्टमेंट का एफडी और पीपीएफ में। सो अगर हम फिक्स्ड इंटरेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स हमको देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, उनमें देखेंगे तो पीएफ सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं और वीपीएफ नहीं करते हैं तो आपको दोबारा सोचना चाहिए। अभी क्या बदल रहा है, 2.5 लाख रुपए की लिमिट इंट्रोड्यूस हुई थी फाइनेंस बिल में। अगर आप फाइनेंस बिल देखें तो उसमें रिसेंटली ये बदलाव आया कि अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, बट जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और जो वीपीएफ है, इन दोनों को मिला के अगर 2.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 2.5 लाख के ऊपर, उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा। सो जो इम्पैक्टेड एम्प्लॉयज हैं अगर देखें तो या तो जिनकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है और जो डियरनेस अलाउंस है, और यहाँ पे हम सैलरी की बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक सैलरी की, बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस है वो 1,73,000 से ज़्यादा है, तो उनका मंथली पीएफ 20,833 रुपये बनता है, और साल का 2.5 लाख रुपए उनको इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर जो पीएफ है उसके ऊपर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह जो एम्प्लॉयज अभी वीपीएफ कर रहे हैं और उनका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस वीपीएफ अमाउंट अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उनको भी उस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सो रिकमेंडेशन एम्प्लॉयज के लिए यही है कि आप अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन रिव्यू करें। अगर आप 2.5 लाख से नीचे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय का शेयर है या आपका जो वीपीएफ अमाउंट है, तो आपको इसमें ज़रूर बढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अगर आप इम्पैक्टेड है इस चेंज से, अगर आपकी सैलरी 1,73,000 से आपकी बेसिक सैलरी और डीए ज़्यादा है,
तो आपको देखना चाहिए, अगर आप मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, अगर आप रियल एस्टेट, अगर आप म्यूचुअल फंड्स, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज पीएफ में आपका 2.5 लाख से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पर तो जब इंटरेस्ट आएगा तो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाना चाहते हैं, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहते हैं, तो रिकमेंडेशन यही होगी कि आप वीपीएफ में कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एफडी से तो रिटर्न फिर भी ज़्यादा है। अगर आपको टैक्स भी देना पड़ा तो भी एफडी से तो आपका रिटर्न फिर भी ज़्यादा आएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और वीपीएफ, दो एम्प्लॉय का सैलरी दोनों की सिमिलर है, लेकिन एक का जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो 1,15,000 है, दूसरे का भी 15,000 है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों का सेम है, लेकिन वीपीएफ अमाउंट डिफरेंट है। एक ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और दूसरे ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। सो टोटल जो अगर उनका पीएफ किटी देखे साल का, तो पहले एम्प्लॉय का 3,15,000 है और दूसरे का 4,15,000 है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सिर्फ देखना है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर ये 2.5 लाख की रूल समझनी है तो हमें सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखना है, जो कि बी और सी जो इस चार्ट में दिखाया हुआ है। तो पहले एम्प्लॉय का 1,15,000 प्लस 1 लाख का 2,15,000 रुपए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, और दूसरे एम्प्लॉय का 3,15,000 रुपए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। सो अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सिर्फ दूसरे एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख से ज्यादा है। टोटल 3,15,000 का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और उसमें 2.5 लाख से ज्यादा 65,000 रुपए है। सो उन 65,000 रुपए पे जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा, 5,525, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से वो टैक्स एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंट है कि ये जो टैक्स है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर नहीं है, कंट्रीब्यूशन पे नहीं है, बट 2.5 लाख से ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर ये टैक्स अमाउंट लगेगा। अभी रिसेंटली 5 लाख की लिमिट की भी बात हुई फाइनेंस बिल अमेंडमेंट में, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है कि ये 5 लाख तक की लिमिट उन्हीं एम्प्लॉयज को मिलेगी जहां पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत ही रेयर है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं उतना जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं। सो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है, अनलेस आप ऐसे एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं जहां पे टोटल एम्प्लॉयज 20 से कम है। उन केसेस में शायद ये बेनिफिट मिले, बट अदरवाइज ये 5 लाख की लिमिट बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके लिए 2.5 लाख रुपए की ही लिमिट रहेगी। सो ओवरऑल समरी, पीएफ इन्वेस्टमेंट अभी भी ज्यादातर एम्प्लॉयज के लिए जो 2.5 लाख से कम कंट्रीब्यूट करते हैं उनको रिकमेंडेशन यही है कि आप वीपीएफ करना शुरू कीजिए। ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। और जो 2.5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जिनका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और वीपीएफ 2.5 लाख से ऊपर है, उनको एसेस करना चाहिए वो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे, शेयर्स, रियल एस्टेट। अगर नहीं तो फिर वीपीएफ उनको भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि टैक्स लगने के बाद भी जो रिटर्न है वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बाकी जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है उनसे अभी भी ज्यादा है। So thank you for the session. Hopefully आप लोगों को पीएफ के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। थैंक यू।